हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं चर्चा करूंगा कि ऐसे तो संविधान नहीं बचेगा। दूसरी बात कि अगर लड़ाई के मुद्दे को हम देखें तो कांग्रेस तो बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रही है। समझिएगा इस बात को, प्रचंड बहुमत से कैसे जीत रही है। बीजेपी किसकी राजनीति करती है? खुलेआम हिंदुत्व की। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम इन्हीं तीन राज्यों की बात करें क्योंकि दक्षिण भारत धर्म जात की राजनीति नहीं करता है उस तरह से। इन तीन राज्यों में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी को कितना मिला? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुओं की राजनीति करने के बावजूद भी, खुली राजनीति एकदम से धूम धड़ाका के साथ करने के बावजूद भी बीजेपी को हिंदुओं का बस मार्जिनल बहुमत का वोट मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। बहुत थोड़ा सा मार्जिन से वो बहुमत पा ले रहे हैं हिंदुओं में। लेकिन जरा जात की राजनीति करने वालों की बात कर लें, क्योंकि राजनीति इस समय दो है, धर्म की, जात की। संविधान की राजनीति तो पीछे छूट गई है। मनुवाद का विरोध करने वाली पार्टियां 90% जातिवाद की राजनीति करती हैं, संविधान की राजनीति नहीं करती। क्योंकि संविधान की राजनीति करेंगी तो उनसे सवाल होने लगेगा। संविधान की राजनीति केवल पंडित नेहरू की थी, इंदिरा की थी। हिम्मत नहीं है ना वो कर पाने की, क्योंकि वह राजनीति जो है सवालों का जवाब देने के लिए विवश करती है। उसमें बाहुबली हो ही नहीं सकते। वो जनता के कल्याण के लिए निर्णय लेने के लिए विवश करती है। और उसी राजनीति को ढो रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए 4,500 किलोमीटर पैदल चल लिए, फिर भी लोग उनसे सवाल करते हैं, उन पर तंज कसते हैं, उन पर व्यंग करते हैं। और घरों में बैठे हुए जात की राजनीति करने वाले नेता उनको अहंकारी बोल देते हैं। जी हां, आज मैं बोलूंगा। माना कि कांग्रेस गठबंधन में नहीं शामिल हुई, लेकिन फिर भी सपा और बसपा, ये दो पार्टियां किसको हराने गई थी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में? इनके समर्थक कभी इनसे सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो मैं तो किसी का समर्थक और किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं पूछूंगा। मैं सिर्फ संविधान का समर्थक हूं कि आप किसको हराने गए थे। आपकी निष्ठा कांग्रेस के अहंकार और मोहब्बत से बदलेगी क्या, कि आपकी निष्ठा संविधान और जनता के प्रति है? आपके लिए सबसे पहली चीज जिससे बदला ले लेना हो कांग्रेसियों का अहंकार है, कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती मनुवाद और धार्मिक राजनीति है, जिससे संविधान को खतरा है। यह आप तय करिए, भुलावे में मत रखिए, क्योंकि अहंकार तो सब में है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, सपा और बसपा भी वहां चुनाव लड़ने गई है। कितने प्रतिशत वोट मिला है जरा देख लिया जाए। तो क्या इनको वहां के लोग जानते नहीं, इन पार्टियों को? बीएसपी छत्तीसगढ़ में पा रही है 2% वोट, 2.05%, और एसपी पा रही है 0.04%, 0.4, 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप जिस जाति की राजनीति करते हैं, जी हां करते हैं, उस जाति के लोग भी आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी को भी हिंदुत्व की राजनीति में हिंदू स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाई कांग्रेस और एसपी बीएसपी को जो वोट मिला उसमें से मुस्लिम का केवल निकाल दीजिए। छत्तीसगढ़ में वैसे भी मुसलमान बहुत कम है। तो शेष हिंदुओं ने किसको वोट दिया? कांग्रेस को। अब ये मैं बहुत सरलीकरण करके बात कर रहा हूं। आप कहेंगे कि सर मुद्दों की राजनीति होती है और प्रत्याशी के हिसाब से भी वोट पड़ता है। जैसे दिमनी विधानसभा में बीएसपी सीट जीतने ही वाली थी, जीतते जीतते हारी है, तो बीएसपी की वजह से थोड़े जीत रही थी। वहां के प्रत्याशी दंडोतिया हैं और बहुत प्रखर नेता हैं वहां के, वो ब्राह्मण नेता हैं। हाँ, ब्राह्मण जाति के हैं, इसी नाते ब्राह्मण उनको वोट दे रहे थे। जातिवाद चलता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मणों में जातिवाद नहीं, सब जातिवादी बन गए हैं। मुझे चिंता संविधानवादी न बनने की है कि संविधानवादी क्यों नहीं बन रहे हो। और फिर से मैं बता दूं, मैं एक दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा कि आजादी मिलने के बाद जब समाज एकदम जमीन के नीचे था, एससी एसटी ओबीसी, सत्ता पूरी तरह से ब्राह्मणों के हाथ में आई। उनके पास दो विकल्प थे, एक गोलवलकर, एक पंडित नेहरू, एक हिंदू महासभा, एक कांग्रेस।
ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा और गोलवलकर को नहीं चुना, आरएसएस को नहीं चुना था, कांग्रेस को चुना था। और कल मैंने वीडियो में यह बात बताई कि उसी कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन किया, उसी कांग्रेस ने रियासतों को खत्म किया। इंदिरा जी ने तो सारे किले भी ले लिए, प्रीवी पर समाप्त कर दिया। और कांग्रेस के विरोध में राजनीति करने वाले क्या किए? जातियों की राजनीति को उठाए और धर्म की राजनीति को उठाए। तो जब आप जात की राजनीति को उठाएंगे और किस आधार पर उठाए, यह मान करके कि ब्राह्मण नेहरू को, इंदिरा को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण दूसरी डाल पे चला गया है। जी हां, मेरे जैसे कितने हैं। तो ब्राह्मण अब दूसरी डाल पे चला गया, गोलवलकर वाली धर्म की राजनीति पर। वहां सब आ गए। आइए, जितना भी वोट बीजेपी को मिला है, क्या वो ब्राह्मणों का वोट है? तो आप तो जात की राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं। चिंतन करिए, चिंता करिए, सोचिए, सड़कों पर निकलिए। इस देश में संविधान को खतरा हुआ है, तो नेता और पार्टी के रूप में सबसे लंबी दूरी की पदयात्रा कौन किया? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। मायावती जी कितनी यात्रा कर रही हैं, कहां कहां निकल रही हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे कि हमारे लिए कांग्रेस भी दूर है और भाजपा भी, तो रहिए दूर। ये दोनों पार्टियों के समर्थक इन दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछें कि वहां जो बीजेपी जीती है उसका जश्न मनाएं कि न मनाएं। तमाशा न करें, या तो जश्न मनाएं या न मनाएं। ये देखिए, मैं आपके सामने एक आंकड़ा ला रहा हूं। 0 से 5% के गैप से, 0 से 5% के गैप से बीजेपी 34 सीटें जीती है। 34 सीटें। और हर कोई मामूली तौर पर यह मानेगा, जबकि यह बात पूरी तरह सत्य नहीं हो सकती, कि अगर एसपी बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो इनका वोट कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना ज्यादा होती। मैं फिर से कह रहा हूं कि 100% नहीं कहा जा सकता है। अरे ठीक है, अगर वो आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो आप संविधान को रौंदने वाली शक्ति के सहयोगी बनेंगे। तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति ये क्यों न मान ले कि आप संविधान बचाने की कोई मुहिम नहीं चला रहे हैं, न उससे आपका वास्ता है। आपको अपना क्षेत्रीय सिंहासन बचा के रखना है, और इस क्षेत्रवाद ने ही संविधान को कमजोर किया है। आप सबको यह बात माननी होगी। सिर्फ किसी पार्टी, किसी जाति को दोष देना, 1950 के बाद से आजादी मिली है, 90 से आरक्षण मिला है, कितने बाबा साहब पैदा हो गए। मैं देख रहा था एक वीडियो, मायावती जी अपनी पार्टी की बैठक कर रही है, एक कुर्सी केवल लगी है। मैं पहली बार ध्यान दे रहा हूं इन चीजों पे। एक कुर्सी लगी है, एक, और एक मेज। सारे नेता 15 फुट दूर खड़े हैं और शिकायत करते हैं ब्राह्मणवादियों से, ब्राह्मणों से, तो यही कुर्सी तो हमारे लिए पुरखे हमारे लगा के बैठते थे, हमने उसको छोड़ा, सबके साथ बैठना शुरू किया। और आपको कहा गया आइए हम साथ बैठे, तो आपने अपनी अलग कुर्सी लगा के बैठना शुरू कर दिया। और फिर बात करते हैं ब्राह्मणवादी से नफरत करने की। ब्राह्मणवाद किसके पास है? अखिलेश यादव जी का लक्ष्य क्या होना चाहिए था? कांग्रेस के अहंकार को डाउन करना कि संविधान बचाना? अब आप पूछेंगे तो वो कैसे बचा सकते थे? बिल्कुल बचा सकते थे। कैसे मैं बचा रहा हूं? कैसे मैं बचा रहा हूं बताइए। ये जाते, इनको नहीं सीट मिली है, नहीं टिकट मिला है, कार्यकर्ताओं से अपने अपील करते कि आप सब लोग हाथ के पंजे को साथ दीजिए, इन लोगों की अकल तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हम बाद में सहयोग करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप आदर्श की बात कर रहे हैं। भैया, आदर्श की ही अपेक्षा आप भी तो कर रहे हैं कि आपने ये नहीं बदला, वो नहीं बदला, वो नहीं, जो ऊपर रहेगा वो अपने से बदल देगा। आपके पास इतना सा वोट है, आप उसको लेकर संविधान के खिलाफ लड़ गए, और आप चाहते हैं कि जिसके पास परंपराओं की पूंजी है वो सब छोड़ दे एक दिन में। तो ये तो बहुत अच्छी बेईमानी है। सरकार बीजेपी की नहीं बन पाती। राजस्थान में अगर बीएसपी गठबंधन कर लेती, या फिर जाकर के मायावती जी प्रचार करती कि हमारे कैडर के सारे लोग कांग्रेस के प्रचार में खड़े हो जाइए, राहुल गांधी को अकल नहीं आ रही है, खड़गे को अकल नहीं आ रही है, लेकिन हमारे लिए संविधान बचाना ज्यादा जरूरी है। और बाबा साहब की फोटो और संविधान अगर दोनों हाथ में लेकर के जनता को दिखाती तो नायक बन जाती पूरे देश की। लेकिन आपके लिए संविधान से बड़ी आप स्वयं हैं।
अखिलेश यादव के लिए संविधान से बड़े स्वयं है, कमलनाथ के लिए कांग्रेस से बड़े कमलनाथ स्वयं है। तो हमने कमलनाथ की आलोचना की ना, वीडियो बनाया था कांग्रेस के 10 खामियां। तो क्या हमारा अधिकार और दायित्व अखिलेश यादव और मायावती की खामियां गिनाने का नहीं है? और यह अकेले पंकज त्रिपाठी का कर्तव्य और दायित्व नहीं है, ये आप सबका है। हम अपने नेताओं पर जब दबाव डालेंगे तभी ये नेता संविधान की महत्ता समझेंगे, नहीं तो यह लोग अपने को संविधान से ऊपर रखते हैं। तो मिला क्या? मैंने जो बात शुरू की थी, आप जिन जातियों की राजनीति करते हैं उन जातियों में से भी आपको लोग वोट नहीं दिए। जाति की राजनीति, जी हां, जाति की राजनीति करते हैं। जातीय जनगणना, जातीय सर्वे, मैं तो बार बार सवर्णों से कह रहा हूं कि बिल्कुल जातीय सर्वे से मत डरो, यह संविधान सबकी रक्षा करेगा। संविधान की शरण में आओ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि भाई जो हैं वो तो हैं ना संख्या में, चाहे गिनो या ना गिनो। तो गिन लोगे तो क्या हो जाएंगे? जिंदगी तो है ना, वो लोग हैं, अस्तित्व में हैं, उनकी जो क्षमता है वही है। गिन के क्या कर लेंगे आप? और गिनने से क्या उनका बिगड़ जाएगा? बल्कि गिनने से आंकड़े सामने आ गए कि बिहार में 25% ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, गरीब हैं। लोग तो यही जान रहे थे ना कि सदियों से यही खाए पिए मोटे हैं, तो 25% गरीब कैसे हैं भाई? और जो सदियों से सताए गए हैं उनमें 42% गरीब है। आंकड़ा सरकार का है, मेरा नहीं है। तो सारे गरीबों को एक जगह बना करके राजनीति कर दी जाए, देखिए कौन जीतने लगेगा। कांग्रेस इसी तरह से सत्ता पे थी, उसने जमींदारों का साथ नहीं लिया था, किसानों का साथ लिया था, गरीबों का साथ लिया था। नैतिक बल तब तक मजबूत होता है जब आप कमजोर के हक में आवाज उठाते हैं और कमजोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठाते हैं। जरा कल्पना करिए, मैं एक आदर्श राजनीति की बात कर रहा हूं, एकदम युग बदलने वाली राजनीति, कि अभी तेजस्वी यादव पहुंच जाए 25 ब्राह्मणों के घर, 25 भूमिहारों घर, 25 राजपूतों के घर। कौन? जो गरीब है, जिनके यहां भूमि नहीं है, घर नहीं है, और 25-25 इनके घर जाए और 25 के अनुपात में 42% है ना एससी वाले, 42 उनके घर जाए, 14 लाला लोगों के घर चले जाए। मतलब जो जिस जैसे है, मैं केवल ब्राह्मण की ही बात नहीं कर रहा हूं, शेख, सैयद, पठान में भी जो गरीब है, सबका 100 का एक डेटा निकाल करके सबके अनुपात में पहुंच जाए और सबको घर दे दें। देखिए संविधान के तहत कितनी ताकत उनको मिल जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा, जात की राजनीति की बैटरी खत्म हो गई है। इसी नाते धर्म वाली बहुत रोशनी फेंक रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। न तो जात की राजनीति चलनी ठीक है और न धर्म की। जात की राजनीति वहीं तक ठीक थी जब तक कि वो निचली जातियों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए काम आ रही थी। जब उन निचली जातियों को वोट बैंक में बदलने के काम आ रहे तो खतरनाक हो गई। दोस्तों समझिएगा, आप किसी भी जाति के हो, अगर आपको आपका नेता वोट बैंक बना दिया तो आपके तो विकल्प सीमित हो गए, और आप उस नेता को ही नायक देखना चाहते हैं, फिर वह नेता जहां तक गया वहीं तक आप जा पा रहे हैं। तो ये किसका है? इस नाते भारत के संविधान की तरफ चलना होगा और हम सब मिलकर सवाल उठाएं कि भाई हमको संविधान चाहिए। हमको अखिलेश, मायावती, नीतीश कुमार, तेजस्वी, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, ये हमको नहीं चाहिए। हमको संविधान चाहिए। तुम कैसे संविधान बचाने में योगदान कर रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं। मैं एक आदर्श की कल्पना कर रहा हूं। देश में इस समय जो समस्या है कि कमलनाथ ने उल जलूल बयान बका था, बहुत गंदा बयान दिया था, और आज मैं किसी के नाम के पीछे जी नहीं लगा रहा हूं। अखिलेश यादव इसके बाद भी कहते कि हमारे लिए इनकी मानसिकता पर ध्यान देने का समय ही नहीं है, संविधान पर खतरा है। हम तब भी साथ में खड़े हैं और हम बस इनके साथ मंच नहीं शेयर करेंगे, अलग से प्रचार करेंगे। यही बात मायावती भी कह देती, यही बात चंद्रशेखर आजाद, रावण जो पार्टी खड़ी कर रहे हैं वो भी कहते, और ये सब लोग अपने अपने मंचों से कहते कि यहां कांग्रेस खड़ी है, वोट दीजिए।
जनमत का दबाव नहीं पड़ता। और ये बात जरूर रेखांकित करते कि इनके नेता अहंकारी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम खड़े हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे इस नाते कि फिर कांग्रेस बड़ी हो जाए, फिर ये हो जाए, तो फिर आप कांग्रेस और बीएसपी एसपी में ही झगड़ा करिए। कोई पार्टी अगर अपने को छोटा नहीं करना चाह रही तो कांग्रेस ही क्यों छोटा करना चाहेगी? बीजेपी ही तो फिर क्यों गलत है भाई? अगर चुनाव जीतना ही अच्छा है तो फिर बीजेपी बुरी क्यों है? फिर वो जितने सवर्ण पत्रकार बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं देश की कि नहीं भैया अपनी अपनी जाति और धर्म के साथ चिपके रहना है। फिर तो यही होना चाहिए ना। आखिर इस देश के मुसलमान किसको वोट देते हैं? जो बीजेपी को हरा पाता है। किसी भी पार्टी से उनकी निष्ठा नहीं है, जो हराने लायक होता है उसको देते हैं। सवर्ण किसको दे रहे हैं? भाजपा को दे रहे हैं। अपनी अपनी जातियों के लोग किसको दे रहे हैं? अपनी अपनी जातियों को दे रहे हैं। और जहां हिंदू बनने वाली जातियां वो हिंदू के नाम पर बीजेपी को दे रही हैं। तो फिर कांग्रेस को वोट कौन दे रहा है? कांग्रेस को वह वोट दे रहे हैं जो, क्योंकि कांग्रेस न तो धर्म की राजनीति करती है न जात की राजनीति करती है, तो या तो प्रत्याशियों के समर्थकों से वोट मिला या एंटी जो लोग हैं वो वोट दिए। तो एंटी कौन है इस समय? अगर बीजेपी की एंटी देखा जाए तो कौन लोग? जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पर धर्म की राजनीति का ठप्पा लगा है और धर्म के खिलाफ जो संविधान बचाओ की बात है वो कांग्रेस वहां लेकर चली, वहां पर उन राज्यों में तो सबसे ज्यादा लोग तो बचाने के नाम पर गए। प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूं, पूछिए कैसे? आप कहेंगे सर नहीं बीजेपी को वोट ज्यादा मिला। नहीं, बीजेपी ने हिंदुओं की बात की। हिंदू कितने प्रतिशत हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? उसमें से कितने ने दिया? बीएसपी को कितना वोट मिला? उनकी जाति समाज के कितने लोग हैं दलितों की राजनीति करती हैं, बहुजन की राजनीति करती हैं, खुलेआम करती हैं। ऐसा नहीं कहीं कोई छिपी हुई बात है। अल्पसंख्यक और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, दलितों की भी कर रहे हैं। लेकिन जब दलितों की पार्टी में मायावती जी आ जाएंगी तो दलित, मैं नहीं मानूंगा कि फिर अखिलेश यादव को अपना नेता उस तरह से मानेंगे। ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कोई मान रहा हो अलग बात है। तो आपकी जात के लोग तो आपको नहीं वोट दे रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ गए। क्यों गए? क्योंकि वहां उनको जात की राजनीति से ज्यादा अच्छी संविधान की राजनीति लगी है। तो इस नाते सारे विपक्ष को संविधान को आगे लेकर चलना होगा। और हम देशवासियों के लिए अखिलेश यादव, मैं फिर से कह रहा हूं, मायावती, तेजस्वी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, करुणानिधि के बेटे उदयनिधि स्टालिन कोई हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है संविधान। अगर संविधान बचाने के लिए इनमें से किसी को हमको नजरअंदाज करना पड़ेगा तो हम जनता को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और यही बात इन नेताओं को भी समझ में आनी चाहिए। नहीं तो आप देते रहिए गाली। कब तक गाली देंगे ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण ये किए वो किए, जब तक बोलने लायक है। जब मनुवाद की स्थिति आ जाएगी तो अपने आप सबकी बोल बंद हो जाएगी। वही हुई थी ना सदियों में। कोई धमकी मैं नहीं दे रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं कि अगर ये आएगा तो यही होगा। और उसको लाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जब नेहरू और इंदिरा के रहते हुए भी वो शक्ति बढ़ गई, जबकि सारे ब्राह्मण नेहरू और इंदिरा के साथ थे, संविधान के साथ थे, लोकतंत्र के साथ थे, फिर भी वो शक्ति बढ़ गई। और किसके माध्यम से बढ़ी? पता लगा लीजिएगा कि जब ब्राह्मण कांग्रेस में थे तो जनसंघ को वोट कौन दे रहा था, बीजेपी को वोट कौन दे रहा था। तब समझ में आ जाएगा कि शक्ति कहां से असली मिलती है। ओबीसी लोग दे रहे थे। इसी नाते ओबीसी की वो राजनीति करते हैं। वो दलित राजनीति करके एक बार देखे उनको लाभ नहीं मिला तो ओबीसी की राजनीति करती है बीजेपी। मैंने बार बार कहा कि 3 भाई हैं, बीच वाले भाई को निकाल कर कह देंगे तुमको यहां रखेंगे, ये खुद ही इनको दबाएगा। इसको तो कुछ करना ही नहीं है। यही हो रहा है। तो हमें अपने नेताओं पर दबाव बनाना होगा, मतदाता के रूप में, जागरूक जनता के रूप में, कि ये लोग संविधान की तरफ देखें। हमें अपने नेताओं के जीत हार को अपने जीत हार से नहीं जोड़ना होगा। हमारे नेताओं में संविधान के लिए कौन कितना लड़ रहा है उसके लिए देखना होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।